हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट द डेवलपमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। आज जिस टॉपिक के पर बात करेंगे वो है एपिडेमियोलॉजिकल डिज़ाइन। एपिडेमियोलॉजिकल रिसर्च डिज़ाइन कौन सी रिसर्च डिज़ाइन का टाइप है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। आप लोगों ने जो क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन पढ़ी है, क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन में एक्सपेरिमेंटल और नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन मेनली है। उन डिज़ाइंस में एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन कंप्लीट होने के बाद जो नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन है, उन नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन को मेनली 5 टाइप्स में डिवाइडेड किया है। और वो नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन कौन कौन से हैं? डिस्क्रिप्टिव डिज़ाइन, कोरिलेशनल और एक्स पोस्ट फैक्टो डिज़ाइन। थर्ड वन है डेवलपमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। नेक्स्ट वन है एपिडेमियोलॉजिकल डिज़ाइन और लास्ट वन है सर्वे रिसर्च डिज़ाइन। इन रिसर्च डिज़ाइन में आप लोग सेकंड लास्ट वाली जो डिज़ाइन है कौन सी? एपिडेमियोलॉजिकल डिज़ाइन। एपिडेमियोलॉजिकल रिसर्च डिज़ाइन के बारे में अपन आज डिस्कस करेंगे। और इसके बाद में जो नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन का लास्ट टॉपिक है सर्वे रिसर्च डिज़ाइन, ये टॉपिक रह जाएगा। उसके बाद में नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी? एपिडेमियोलॉजिकल रिसर्च डिज़ाइन। एपिडेमियोलॉजिकल रिसर्च डिज़ाइन में ऐसा है, एपिडेमियोलॉजी इज द स्टडी टू इन्वेस्टिगेट द डिस्ट्रीब्यूशन एंड कॉजेज ऑफ द डिजीज इन पॉपुलेशन। एपिडेमियोलॉजी से आपको मीन पता है, एपिडेमियोलॉजी आपने कम्युनिटी में पढ़ा होगा कि एपिडेमियोलॉजी क्या होता है। ठीक है, उसके बारे में डिटेल्स आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो एपिडेमियोलॉजी क्या है? स्टडी टू इन्वेस्टिगेट द डिस्ट्रीब्यूशन एंड कॉजेज ऑफ द डिजीज इन पॉपुलेशन। जो पॉपुलेशन है, एपिडेमियोलॉजी का मीन्स तो क्या हुआ? स्टडी ऑफ अबाउट द पॉपुलेशन। ठीक है, लेकिन एपिडेमियोलॉजिकल रिसर्च डिज़ाइन जो है ये क्या इन्वेस्टिगेट करती है? जो डिजीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन है और उस डिस्ट्रीब्यूशन वाली जो डिजीज़ है, जो भी डिजीज़ डिस्ट्रीब्यूट हुई है, उस डिजीज़ के कॉजेज़ के बारे में। एपिडेमियोलॉजी क्या है? एपिडेमियोलॉजी इज द स्टडी टू इन्वेस्टिगेट द डिस्ट्रीब्यूशन एंड कॉजेज ऑफ द डिजीज इन पॉपुलेशन। आपके जनरल पॉपुलेशन के बीच में कोई भी डिजीज़ है, उस डिजीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन किस एरिया में कितना है और उस डिजीज़ का क्या कॉजेज़ है, इसके बारे में अपन स्टडी करते हैं किसमें? एपिडेमियोलॉजी में। ठीक है, देयरफॉर एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ आर जनरली कंडक्टेड टू इन्वेस्टिगेट causes of different disease in either prospective approach और retrospective approach। ध्यान से सुनिए, एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी क्या है? एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी का मतलब है कि जो आप जनरली कंडक्ट करते हो, इन्वेस्टिगेट मतलब जो भी डिफरेंट डिजीज़ हैं, ठीक है, उन डिफरेंट डिजीज़ के बारे में, उसके कॉजेज़ के बारे में आप क्या करते हो? इन्वेस्टिगेशन करते हो कि ये जो डिफरेंट डिजीज़ हो रही है उनका कारण क्या है। ठीक है, और इन डिजीज़ के कॉजेज़ के बारे में जब आप इन्वेस्टिगेट करते हो तो ये 2 अप्रोच में होता है। कौन कौन से में? प्रोस्पेक्टिव अप्रोच और रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच। आपको मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताया है। प्रोस्पेक्टिव अप्रोच तो क्या है? कॉजेज टू इफेक्ट, किस कॉज के कारण क्या इफेक्ट आ रहा है, उसको प्रोस्पेक्टिव अप्रोच बोलते हैं। जबकि रेट्रोस्पेक्टिव क्या होता है? इफेक्ट टू कॉज, यानी कि अगर स्मोकिंग के कारण क्या होता है, ठीक है, स्मोकिंग के कारण लंग कैंसर होता है, तो इस स्मोकिंग के कॉज के कारण अगर इसके इफ़ेक्ट को इन्वेस्टिगेट करते हो तो ये तो क्या हुआ? प्रोस्पेक्टिव अप्रोच। और रिट्रोस्पेक्टिव अप्रोच, अगर पेशेंट में लंग कैंसर है तो लंग कैंसर के इफ़ेक्ट किस किस कारण से उस पेशेंट में हुआ है, तो दोनों ही अप्रोच का यूज़ करके आप क्या करते हो? एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ को क्या करवाते हो? कंडक्ट करवाते हो। यहाँ तक ठीक है। नेक्स्ट आपको बता दूं कि जो मेन कैटेगरीज़ है एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ की, वो एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ की जो डिज़ाइन है वो 2 टाइप्स की है। कौन कौन सी? कोहॉर्ट स्टडी डिज़ाइन और केस कंट्रोल स्टडीज़। आप इस आज की क्लास में यही पढ़ोगे, कोहॉर्ट स्टडी डिज़ाइन क्या होती है और केस कंट्रोल स्टडीज़ क्या होती है। ठीक है, इसमें सबसे पहले आप कौन सी पढ़ोगे? कोहॉर्ट स्टडी डिज़ाइन। इन दिस डिज़ाइन longitudinal approach is used to investigate the occurrence of a disease in existing presumed causes
मतलब लॉन्गिट्यूडिनल मैंने आपको बताया था कि कोहॉर्ट स्टडी डिज़ाइन मीन्स क्या हुआ, मीन्स लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन के लिए जो स्टडी डिज़ाइन का यूज़ किया जाता है, जिस अप्रोच का यूज़ किया जाता है वो कोहॉर्ट स्टडी डिज़ाइन में है। और इसमें क्या है, इन्वेस्टिगेट द ऑकरेंस ऑफ ए डिजीज़। क्या इन्वेस्टिगेट करते हो आप, डिजीज़ का अकरेंस होने का कारण, क्या कारण है कि इसमें वो डिजीज़ हुई है। तो अकरेंस ऑफ ए डिजीज़ इन एग्जिस्टिंग प्रीज्यूम्ड कॉजेज, फॉर एग्जाम्पल, अगर विद एग्जाम्पल अपन बात करें तो ए रिसर्चर लॉन्गिट्यूडिनली ऑब्जर्व द स्मोकर्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ लंग कैंसर। मतलब कोहॉर्ट स्टडी डिज़ाइन में क्या है, आप लॉन्गिट्यूडिनल अप्रोच का यूज़ कर रहे हो जिसमें रिसर्चर क्या कर रहा है, स्मोकर्स को ऑब्जर्व कर रहा है, ऑब्जर्व द स्मोकर्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ लंग कैंसर, कि ये किसी स्मोकर्स वाले पेशेंट को ले लिया और उन स्मोकर्स वाले पेशेंट में कितने टाइम ड्यूरेशन में लंग कैंसर होता है, कितनी सीवियर कैटेगरी का होता है। तो ये चीज़ की जो स्टडी होगी वो किस में आएगी, वो आएगी आपके कोहॉर्ट स्टडी डिज़ाइन में। ठीक है, नेक्स्ट वन, सम ऑफ द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोहॉर्ट स्टडी डिज़ाइन। कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस रिसर्च डिज़ाइन के, जो किसकी टाइप है, एपिडेमियोलॉजिकल रिसर्च डिज़ाइन का टाइप है ना। तो इसमें कोहॉर्ट स्टडीज आल्सो कॉल्ड इंसिडेंट स्टडीज आर डिजाइंड टू मेजर द एक्सपोजर एंड आउटकम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टाइम। आप लोग ध्यान से देखिए कि कोहॉर्ट स्टडी डिज़ाइन जो है वो उसको किस नाम से जानते हैं, कोहॉर्ट स्टडी डिज़ाइन को इंसिडेंस स्टडीज़ के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, इंसिडेंट स्टडीज़। क्यों, क्योंकि कोहॉर्ट स्टडी डिज़ाइन जो कंडक्ट की जाती है वो जितने भी डिजीज़ के न्यू केसेस होते हैं, क्या होते हैं, डिजीज़ के जो न्यू केसेस होते हैं उनके बारे में, डिजीज़ के जो भी न्यू केसेस हुए उनके इंसिडेंस रेट की क्या है, उनकी जानकारी लेने के लिए कोहॉर्ट स्टडी डिज़ाइन का यूज़ किया जाता है। टू मेजर द एक्सपोजर एंड आउटकम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टाइम, कि कितना एक्सपोजर हुआ और उसका आउटकम कितना मिला। इस चीज़ का मेजरमेंट किस में करते हैं अपन, इसका मेजरमेंट किया जाता है कोहॉर्ट स्टडीज डिज़ाइन में। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन, इन दिस स्टडी डिज़ाइन individual subjects are followed over time to measure the exposure. When it happens, then they measure the outcome at a point in time after exposure, because the outcome is measured exactly when it happened. The incidence of new cases can be determined in cohort studies. मैंने आपको अभी पहले ही बताया कि कोहॉर्ट स्टडीज़ का जो मेनली यूज़ किया जाता है वो किसके लिए, वो आपको डिटरमाइन करने के लिए जो न्यू केसेस का इंसिडेंस हुआ है, न्यू केसेस किसी भी डिजीज़ का जो हुआ है उसके अकरेंस होने के डिटर्मिनेशन को क्या करता है, एग्जैक्टली बताता है कि ये जो डिजीज़ है इसका इंसिडेंस इस टाइम हुआ है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इंडिविजुअल सब्जेक्ट आर फॉलोड ओवर टाइम टू मेज़र द एक्सपोजर। मतलब पूरे फुल टाइम तक क्या है, रिसर्चर उसको ऑब्जर्व करता रहता है जब तक वो उसका एक्सपोजर मिलता है। जैसे भाई स्मोकिंग है, स्मोकिंग का एक्सपोजर जब से स्टार्ट हुआ है तब से वो उस पेशेंट को क्या करने लगेगा, एक्सपोजर करने लगेगा। और कब तक, जब तक कि उसमें आउटकम नहीं देखने को मिलता है, जब तक उसमें कॉजेज से इफ़ेक्ट में और इफ़ेक्ट से कॉज का आपको ऑब्जर्वेशन नहीं होता है। मीन्स जैसे स्मोकर है, ठीक है, अब स्मोकर स्मोकिंग करना स्टार्ट करता है, उसके बाद से क्या होता है, रिसर्चर उसे क्या करता है, ऑब्जर्व करता है लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन के लिए। लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन तक वो ऑब्जर्व करते करते जब उसका फाइनली उसको डिजीज़ हो जाती है, लाइक लंग कैंसर हो जाती है या कोई और डिजीज़ हो जाती है, तो उस तक ऑब्जर्व करता है और उससे क्या होता है, वो आउटकम बताता है कि कितने टाइम ड्यूरेशन तक उसका एक्सपोजर हुआ और उस एक्सपोजर होने के कारण कितने टाइम ड्यूरेशन तक एक्सपोजर होने के कारण उसको ये डिजीज़ हुई। और तब जाके वो क्या बना, एक इंसिडेंस बना। क्या बना, इंसिडेंस बना, मतलब कि एक न्यू केस बना। तो न्यू केस की जानकारी इस कोहॉर्ट स्टडीज़ के द्वारा दी जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन देखिए, The strength of this design is the ability to demonstrate the temporal order of the exposure and outcome and necessary criteria to determine casualties. जो कोहॉर्ट स्टडी डिज़ाइन है इसकी सबसे बड़ी अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रेंथ क्या होती है कोहॉर्ट स्टडी डिज़ाइन की,
कि इसमें ये एबिलिटी होती है कि आपको डेमोस्ट्रेट कर सके कि किस ऑर्डर में किस टाइम ड्यूरेशन तक जो पर्सन था, जो इंडिविजुअल पर्सन था, वो एक्सपोजर रहा किसी भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हुआ, कोई भी इंडिविजुअल पर्सन कितने टाइम ड्यूरेशन तक एक्सपोजर रहा, और एक्सपोजर होने के कारण एंड आउटकम एंड नेसेसरी क्राइटेरिया, और एक कुछ क्राइटेरिया होते हैं नेसेसरी क्राइटेरिया जो आपको ये बता देते हैं कि ये पर्सन क्या है, इस चीज़ के कारण इसका ये इफ़ेक्ट इस पर्सन में आ चुका है। ठीक है, कंटिन्यू। While केस कंट्रोल स्टडीज़ आर लिमिटेड, जबकि केस कंट्रोल स्टडीज़ जो आपकी जो सेकंड टाइप है किसकी, एपिडेमियोलॉजिकल डिज़ाइन की, केस कंट्रोल स्टडीज़ आर लिमिटेड टू ऑर्डर रेशियो फॉर मेजरिंग एसोसिएशन बिटवीन एक्सपोजर एंड आउटकम, जबकि जो एक्सपोजर और आउटकम का जो एसोसिएशन होता है उसको बहुत ही लिमिटेड क्राइटेरिया तक वो बता पाती है। कोहॉर्ट स्टडीज़ अलाउ द यूज़ ऑफ रिस्क डिफरेंसेस, रिस्क रेशियो एंड ऑड रेशियो फॉर इवेलुएटिंग एसोसिएशन। मीन्स क्या होता है, कोहॉर्ट स्टडीज़ जो होती है वो आपके क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, कैसे कैसे रिस्क रेशियो रहेंगे, इन रिस्क के कितना, कौन सा वाला रिस्क फैक्टर है जो इतना प्रतिशत आपके ऊपर डिजीज़ का रेस्पॉन्सिबल रहेगा, कितना परसेंटेज समथिंग किसके ऊपर डिपेंड रहेगा। तो ये चीज़ जो है वो क्या बताती है, कोहॉर्ट स्टडीज़ बताती है कि कौन कौन से क्राइटेरिया हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके लिए रिस्क फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल हैं, कितना परसेंटेज के कारण कोई डिजीज़ किस चीज़ के कारण होगी, इसका जो है ये इवेल्युएशन और एसोसिएशन करवाती है। द कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क इज़ मीनिंगफुल बिकॉज द आउटकम और डिसऑर्डर इज़ मेजर्ड एट इंसिडेंस। जो मीनिंगफुल क्या है इस कॉन्सेप्ट का, कि जो आउटकम होते हैं वो जो डिसऑर्डर होते हैं वो इंसिडेंस रेट, जो नंबर ऑफ न्यू केसेस जो होते हैं उनके लिए आपको ये डिटरमाइन करवाता है। यहाँ तक ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए, cohort studies could be prospective and retrospective. The retrospective cohort study design differ from the case control study design, where in retrospective cohort study the subject chosen are at high risk for outcome naturally, including those with or without the outcome. However, in the case control study subjects are purposely choose those with the outcome, then a group of control without the disorder from same setting to compare the history of exposure with causes. यहाँ ध्यान से देखिए क्या कहना चाह रहा है ये, कोहॉर्ट स्टडी डिज़ाइन जो है वो प्रोस्पेक्टिव और रिट्रोस्पेक्टिव दोनों ही प्रोस्पेक्ट से की जा सकती है, और आपको मैंने बताया प्रोस्पेक्टिव और रिट्रोस्पेक्टिव क्या होती है। बट यहाँ इसने कहा है कि जो रिट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी है वो क्या करती है, ये कोज कंट्रोल स्टडी डिज़ाइन क्या है, ये जो केस कंट्रोल स्टडी डिज़ाइन है जिससे डिफरेंट होती है। कौन सी, रिट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी डिज़ाइन जो होती है वो केस कंट्रोल स्टडी डिज़ाइन से डिफरेंट होती है। वो क्यों होती है, क्योंकि जब रिट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी करते हो तो ये क्या करती है, ये जो सब्जेक्ट आप चूज़ करते हो, क्यों, क्योंकि जो सब्जेक्ट चूज़ किए जाएंगे वो इंसिडेंस के लिए किए जाएंगे, तो जो सब्जेक्ट आप चूज़ करते हो वो बहुत ही हाई रिस्क वाले होते हैं आउटकम के लिए। ठीक है, जो भी आपको आउटकम मिलेगा वो क्या मिलेगा, हाई रिस्क पर देखने को मिलेगा, और नेचुरली इंक्लूडिंग दोज विद और विदाउट द आउटकम। ठीक है, जबकि इन द केस कंट्रोल स्टडीज सब्जेक्ट आर पर्पजली चूज, जो केस कंट्रोल स्टडी डिज़ाइन क्या होती है, ये जो पर्सन जो सब्जेक्ट्स आप चूज़ करते हो ये पर्पजली चूज़ करते हो। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये हाई रिस्क वाले सब्जेक्ट्स आपके नहीं होते हैं। ठीक, आर पर्पजली चूज दोज विथ द आउटकम, देन ए ग्रुप ऑफ कंट्रोल विदाउट द डिसऑर्डर फ्रॉम सेम सेटिंग टू कंपेयर द हिस्ट्री ऑफ एक्सपोजर विथ कॉज। और इसलिए क्या है, ग्रुप ऑफ कंट्रोल विदाउट द डिसऑर्डर, और जो ग्रुप कंट्रोल जो डिज़ाइन, ग्रुप कंट्रोल का जो आपने आप सैंपल लेते हो, सब्जेक्ट लेते हो, वो क्या होता है, ये सेम सेटिंग का होता है टू कंपेयर द हिस्ट्री ऑफ एक्सपोजर, ताकि आप एक्सपोजर की हिस्ट्री को आप कंपेयर कर सको विथ कॉजेज, और उसका कॉज क्या रहा है। ठीक है, और जो आपकी कोहॉर्ट स्टडीज डिज़ाइन होती है और केस
कंट्रोल डिज़ाइन जो होती है इसके मेन डिसएडवांटेज भी आप देखेंगे। इसमें जो मेन पहले जो कोहर्ट केस स्टडी डिज़ाइन है, कोहर्ट स्टडी डिज़ाइन का जो डिसएडवांटेज है वो क्या है? द मेन डिसएडवांटेज ऑफ दिस सब्जेक्ट इज़ दैट दे टेंड टू बी वेरी एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग। मैंने आपको बताया कि जो कोहर्ट स्टडी डिज़ाइन है वो क्या है? लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी डिज़ाइन है, और लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी डिज़ाइन के साथ ही क्या क्या है? एक्सपेंसिव है। और लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी डिज़ाइन मीन्स लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन, तो क्या हुआ? टाइम कंज्यूमिंग स्टडी डिज़ाइन हुआ। सो इसलिए आपकी जो कोहर्ट स्टडी डिज़ाइन है वो क्या क्या है? वेरी एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग वाली स्टडी डिज़ाइन है। नेक्स्ट देखिए, केस कंट्रोल स्टडीज़, या आपकी सेकंड टाइप है किसकी? एपिडेमियोलॉजिकल रिसर्च डिज़ाइन की। और केस कंट्रोल स्टडी डिज़ाइन में देखिए, इन दिस डिज़ाइन causes of a disease are investigated after the occurrence of a disease। क्या होता है? जब डिजीज़ के केसेस हो गए, इन दिस डिज़ाइन क्या होता है? causes of a disease are investigated after the occurrence of a disease। डिजीज़ के हो जाने के बाद में क्या होता है? केस कंट्रोल स्टडीज़ का यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए इंसिडेंस यानी न्यू केसेस होने हैं, तो न्यू केसेस में तो कोहर्ट स्टडी डिज़ाइन यूज में लोगे, लेकिन जब वो केसेस एक्जिमम हो गए और एक पीक लेवल पर पहुंच गए तो उसके बाद में उन केसेस को क्या है? कंट्रोल स्टडीज़ के द्वारा यूज़ में लिया जाता है। तो ये कब इन्वेस्टिगेट किए जाते हैं? जब अकरेंस ऑफ ए डिजीज़ के हो जाने के बाद में। फॉर एग्जाम्पल, A researcher investigate the history of smoking in patient diagnosed with lung cancer। जैसे कि अगर आप पेशेंट को, उसमें तो क्या कर रहे थे? स्मोकिंग वाले पेशेंट में लंग कैंसर के लिए कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए एक्सपोज़र हुआ और उस एक्सपोज़र के कारण कितने टाइम ड्यूरेशन में उसका आउटकम मिला, उसके तो किसमें देख रहे थे? कोहर्ट स्टडी डिज़ाइन में। लेकिन अगर किसी पेशेंट में स्मोकिंग के कारण लंग कैंसर हो जाता है स्टूडेंट्स, तो उस स्मोकिंग के कारण लंग कैंसर होने के बाद उन पेशेंट्स में स्मोकिंग की क्या क्या हिस्ट्री रही, ऐसे क्या क्या रीज़न रहे, क्या जिसके कारण उन पेशेंट्स ने क्या किया? स्मोकिंग स्टार्ट की। तो स्मोकिंग स्टार्ट करने के क्या क्या रीज़न रहे, उसकी स्टडी किस में करोगे आप? केस कंट्रोल स्टडी डिज़ाइन में यूज़ करोगे। इसलिए ये स्टडी डिज़ाइन क्या है? न्यू इंसिडेंस केसेस को आपको नहीं बताएगी। सो रिसर्चर इन्वेस्टिगेट द हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग, क्या करेगा? स्मोकिंग की हिस्ट्री को इन्वेस्टिगेट करेगा इन पेशेंट डायग्नोज्ड विथ लंग कैंसर। लंग कैंसर वाले पेशेंट में स्मोकिंग को, कारणों को, उसकी हिस्ट्री को इन्वेस्टिगेट करेगा। किसमें? केस कंट्रोल स्टडी डिज़ाइन में। कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं केस कंट्रोल स्टडी डिज़ाइन के, क्या क्या हैं? दिस स्टडी डिज़ाइन यूज ट्रू एक्सपोजर एंड आउटकम मेजर दैट आर इंश्योर्ड इन मेजर टाइम। द स्टडी बिगिंस with the outcome measure and relies on participants memories और medical records to go back to measure the potential exposure। इसमें क्या होता है कि जब पर्सन किसी पेशेंट की हिस्ट्री को गेन करना चाहता है, जैसे स्मोकर्स के लंग कैंसर हो गया, तो स्मोकिंग के लंग कैंसर की हिस्ट्री को वो जानने के लिए क्या करेगा? वो पेशेंट से, वो अपने पार्टिसिपेंट्स से क्या करेगा? अपने आउटकम्स लेगा। और वो पार्टिसिपेंट्स क्या है? तो वो पार्टिसिपेंट्स जिसकी जो पूरी स्टडी है, कौन सी? ये जो केस कंट्रोल स्टडी, ये पार्टिसिपेंट्स के मेमोरीज़ पर और उसके मेडिकल रिकॉर्ड्स पर ही डिपेंड रहती है, क्योंकि उनको जो भी इंफॉर्मेशन गैदर करनी होती है वो कहाँ से करते हैं? फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स मेमोरीज एंड मेडिकल रिकॉर्ड्स। A unique feature of this design is that individuals with the outcome of interest are compared to individuals who do not have the outcome but were risk for it to determine difference in past experience to the potential cause of the health phenomena। तो मैंने आपको स्टूडेंट्स क्या बताया कि ये स्टडी डिज़ाइन पेशेंट के या आपके पार्टिसिपेंट्स के मेमोरीज़ पर और उनके मेडिकल रिकॉर्ड्स पर डिपेंड करता है। तो इसका जो यूनिक फीचर है इस डिज़ाइन का वो क्या है? इंडिविजुअल विद द आउटकम ऑफ इंटरेस्ट आर कंपेयर्ड टू इंडिविजुअल हु डू नॉट हैव द आउटकम। मतलब पेशेंट के जो आउटकम हैं वो विद इंटरेस्ट और विदाउट इंटरेस्ट वाले में आउटकम्स में कंपैरिजन रहता है। बट
but were risk for it to determine the difference in past experience to the potential cause of the health phenomena. बट इसमें क्या हुआ, जो डिफरेंसेस आप नहीं कर पाते वो किस में नहीं कर पाते, जो पास्ट एक्सपीरियंसेस जो रहते हैं उनके बारे में और कॉजेज़ के बारे में आप हेल्थ फिनोमेना के डिफरेंस नहीं कर पाते हो स्टूडेंट्स. ठीक है, कंटिन्यू. The unit of analysis in case control studies is the individual, and in this design only one measure of association between exposure and outcome is appropriate. तो इसमें exposure और outcomes में क्या होता है केस कंट्रोल स्टडी डिज़ाइन में, ओनली सिंगल मेजरमेंट आप उसमें कर पाते हो जो कि अप्रोप्रिएट रहता है. केस कंट्रोल स्टडीज़ आर स्पेशली वैल्यूएबल फॉर स्टडी और इमर्जिंग डिजीज़. जो केस कंट्रोल स्टडी डिज़ाइन है वो बेसिकली और स्पेशली वैल्यूएबल जो होती है वो होती है स्टडी ऑफ द डिजीज़ के लिए. ठीक है, और डिसएडवांटेज की अगर अपन बात करें दूसरी स्टडी में, द वीकनेस ऑफ केस कंट्रोल स्टडीज़ इज एन इनएबिलिटी टू कैलकुलेट इंसिडेंस ऑफ और प्रिविलेंस ऑफ द आउटकम. मीन्स किसी भी डिजीज़ के इंसिडेंस और प्रिविलेंस के बारे में क्या कर पाता है, ये स्टडी नहीं कर पाता है. और इंसिडेंस इज़ इम्पॉसिबल टू मेज़र बिकॉज द स्टडी ट्रेवल बैक इन टाइम. क्योंकि इंसिडेंस रेट तो क्या होती है, न्यू केसेस होते हैं, जबकि आप जो इसमें स्टडी करते हो वो क्या करते हो, आप पेशेंट की हिस्ट्री जानना चाहते हो, उसके कॉजेज जानना चाहते हो. तो ये क्या है, ये स्टडी बैक में होती है, मतलब कि ट्रेवलिंग बैक, मतलब पास्ट में ये स्टडी की जाती है. So cases cannot be measured as they emerge. Similarly, the extent to which the sample represent the population of individual with the outcome cannot be established. जो इसमें क्या होता है, sample represent the population of individual with the outcome cannot be established because the sample was purposely selected to include a large proportion of cases. मतलब कि आपके जो सैंपल्स होते हैं, जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, वो क्या होते हैं, स्पेसिफिकली पर्पज से लिए जाते हैं. तो इसलिए वो स्पेसिफिकली पर्पज से लिए हुए पेशेंट क्या होते हैं, वो एसोसिएटेड नहीं कर पाते हैं. ठीक है, तो ये हुआ आपके एपिडेमियोलॉजिकल रिसर्च डिज़ाइन. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में लास्ट जो आपकी स्टडी रिसर्च डिज़ाइन रही है नॉन एक्सपेरिमेंटल की, वो कौन सी है, सर्वे रिसर्च डिज़ाइन, उसके बारे में बात करेंगे. थैंक यू स्टूडेंट्स.